और तमाम ओबीसी समाज के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। दलित समाज भी इसको लेकर के सरकार के साथ तमाम संगठन चिट्ठी लिख रहे हैं। ओबीसी समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। दलितों का शोषण करने वाली जातियां हैं वो ये सोच कर डर रही हैं कि अगर हमने कुछ किया तो फंस जाएंगे। कि भारत के जो तथाकथित जो जातिवादी लोग हैं, अगर ये विदेश में भी जाते हैं तो एक सूटकेस में इनका बाकायदा सामान होता है, दूसरे सूटकेस में जाति भी होती है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। यूजीसी को लेकर जो अग्रणी जातियों ने बवाल मचा रखा है और रोल बैक करने की मांग की जा रही है, जो यूजीसी का नया यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, उसके खिलाफ क्या है उसकी सच्चाई और क्या सचमुच में अग्रणी जातियों के लिए इतनी चिंता की बात है, या फिर जो दलितों का शोषण करने वाली जातियां हैं वो ये सोच कर डर रही हैं कि अगर हमने कुछ किया तो फंस जाएंगे। असली वजह क्या है जिसकी वजह से अग्रणी जातियों के बीच में इतना हंगामा मचा हुआ है? हमारे साथ है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, प्रोफेसर हो गए अब, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है। सतीश जी, आप इस पूरे मामले पे 2 दिन से लगातार बहस हो रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? डर अग्रणी जातियों का कितना वाजिब है? डॉक्टर साहब जय भीम। जी देखिए, भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के लोग चिंतित हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो सामान्य जाति के लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता को कहीं ना कहीं साथ लेकर के चलते हैं। हर व्यक्ति, सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो जातीय व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं कि जो एक छोटी सी बात को एक भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने अभी ये जो प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन जो आया है 2026, ये 2012 का रिप्लेसमेंट है। इसमें कुछ उसमें 2012 का जो रेगुलेशन था उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति थी। इसमें कहीं ना कहीं जो यूजीसी है और तमाम जो सरकार ने जो कमेटियां बनाई, उन कमेटियों ने यह महसूस किया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ ही भेदभाव नहीं हो रहा, ओबीसी वर्ग के भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव का शिकार होते हैं। तो इसमें बाकी जो 3C जिसको लेकर के आमतौर पर सारे लोग बात कर रहे हैं, मेरा मानना, देखिए आपको रोहित वेमुला याद होगा, इस देश की 12वीं फेल जो है शिक्षा मंत्री ईरानी जी थी, बाकायदा उन्होंने जब रोहित वेमुला जी की हत्या के ऊपर बहन जी ने बड़ी तीखी जब बहस की तो उन्होंने कहा कि वो ओबीसी है। उन्होंने बताया कि रोहित वेमुला ओबीसी है। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं, रोज घटनाएं घट रही है। और देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, कैसे लोग हैं, कितनी जातिवादी मानसिकता है। 2023 का में एक जो भारत सरकार के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, संसद के अंदर बाकायदा 108 संस्थान है। ये संस्थान कौन कौन से है? IITs है, वो NIT है, IIT है, बहुत सारे जो संस्थान है, जो संस्थान अभी यूजीसी के अंदर में नहीं है, उन संस्थानों में बाकायदा सरकार ने ये माना कि 108 में से 187 संस्थान ऐसे हैं जहां 80% अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के शिकायत हुए और 67 लोगों ने बाकायदा आत्महत्या करी। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में जातियां नहीं हो रही। और एक छोटी सी बात है आपको बताता हूं कि भारत के जो तथाकथित जो जातिवादी लोग हैं, अगर ये विदेश में भी जाते हैं तो एक सूटकेस में इनका बाकायदा सामान होता है, दूसरे सूटकेस में जाति भी होती है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में बना रहा है ये जाति का, और अब विदेशों में भी जो अमेरिकाई लोग हैं उन्होंने इस चीज को महसूस किया, वहां पे भी आंदोलन चल रहा है। देखिए, ओबीसी की बात हो रही है, नहीं, एक छोटी सी बात, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने 2022 में बाकायदा भेदभाव मिटाने का अपने कैंपस में रूल बनाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये सब है ना, कैलिटी कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे संस्थान है। जब विदेशी संस्थान इस जातिवादी व्यवस्था को लेकर के नियम कायदे कानून बना रहे हैं और भारत सरकार आज 2026 में बना रही है। जी हाँ सर, अभी हाल ही में घटना आई थी, ओबीसी को लेकर विरोध हो रहा है। आपने भी कहा कि ओबीसी के एक युवा की चोटी उखाड़ ली गई थी और ये बड़ा मामला बना था। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी के साथ भी हुआ था, चोटियां उखाड़ी दी गई थी, उसकी उत्तर प्रदेश की ही घटना है, ध्यान है आपको? जी जी, जी नहीं आप देखिए, अभी आपने देखा है ना, हम सारे यादव जो है वो बेचारे MP MLA तो नहीं हो सकते ना। जब कथावाचक
जो है ओबीसी समाज के, यादव समाज के लोग कथा बांटने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर कितना दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, बाकायदा महिलाएं अपना मूत्र खुद उनके ऊपर डाल देते हैं, उनके बाल काट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जातियां जो है, जो भेदभाव है अब ओबीसी भी उस दायरे में है, और ऐसा नहीं है अभी है, पहले से ही है। कुछ कुछ थोड़ी सी जातियां हैं, एक छोटा सा जातियों का समूह है कि जो ओबीसी में थोड़ा सा फार्मर मानी जाती है, लेकिन बहुत सारी अधिकतर जातियां अभी भी निषाद है, बिंद है, केवट है। और सुनिए, इसी देश में हुआ था ना, फूलन देवी इसी देश में पैदा हुई ना, ओबीसी जी समाज में पैदा हुई ना, जिसके साथ सर्वनाम जो है तथाकथित लोग जो है जातीय मानसिकता के लोग हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसको नंगा करते हैं, और वो बाकायदा कुएं पे पूरे गांव के सामने भेजते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब ये समय है, और तमाम ओबीसी समाज के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। दलित समाज भी इसको लेकर के सरकार के साथ तमाम संगठन चिट्ठी लिख रहे हैं, ओबीसी जी। समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा जी। सर, इसमें एक बड़ी सी बात है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी गाइडलाइंस बनती है, तो वो इसलिए नहीं बनती है कि सजा देनी है। उसका एक डर ये भी होता है कि इसके डर से लोग गलतियां नहीं करेंगे। तो अगर जो अगली जातियां हैं उसमें ये डर नहीं है, उसको उसको जातिवाद करना नहीं है, उसको मिलजुल के रहना है, जैसे डिमांड की जाती है, जैसा माना जाता है, तो फिर उसको क्यों डर है? और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ सामने आया कि 108% ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं एससी एसटी पे, एक सौ यूनिवर्सिटीज की बात। अट्ठारह 118%। जी। उस पे बात नहीं हो रही है, उसको लेके जो अगली जातियां हैं कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रही है। लेकिन जब उसको रोकने के लिए गाइडलाइन बनती है तो सड़क पे उतर जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। नहीं, निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप 77वां गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए अगर कोई रेगुलेशन आता है तो तमाम लोगों को उसको स्वागत करना चाहिए। देखिए, जो ईओसी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर बनाए जाएंगे बाकायदा शिक्षण संस्थानों में, उसमें 10 लोग होंगे। अब 10 लोग कौन कौन होंगे? एक तो मैं हेड ऑफ इसी द पे आ रहा था, इंस्टीट्यूशन। बताएं। जी जी जी। एक तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल होता है। हम्म, प्रिंसिपल में रिजर्वेशन नहीं है। ये भी इस भारत में हो रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो तमाम प्रिंसिपलों का पदों का विज्ञापन निकलता है, जी बाकायदा 100 वैकेंसी निकलती है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग जो जातिवादी लोग हैं, बाकायदा न्यायालय के अंदर गलत साक्ष्य रख करके उन्होंने कहा कि ये एकल पोस्ट है। ये एकल पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी होते हैं। और जितने शिक्षा इंस्टीट्यूशन के जो हेड है वो 99% सामान्य जाति के ही होते हैं। और जिसमें 3 सीनियर प्रोफेसर की बात हुई, सीनियर प्रोफेसर कौन होगा? आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा पहले नौकरी लगी तो निश्चित रूप से बिल्कुल। वो भी होंगे। जो छात्र भी होंगे, छात्र की कोई जाति नहीं होगी, प्रोफेसर की कोई जाति नहीं होगी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की कोई जाति नहीं होगी। दो छात्र जो इक्वलिटी में विश्वास करते हो उनकी कोई जाति नहीं होगी। 2 आदमी सिविल सोसाइटी के होंगे, जो बाहर इंस्टीट्यूशन से बाहर के लोग होंगे। एक सेक्रेटरी होगा, एक कर्मचारी होगा। तो ऐसे में मात्र 3 लोग को लेकर के आप डर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी। महिला भी है ना। ये कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा ना, देहरादून के अंदर एक 9 फीस का बच्चा जो है उसके ऊपर किस तरह की टोंटिंग होती है, कैसा मालूम है ना। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का भेदभाव नहीं है, ये लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जहां जन्म की उन्होंने बात करी है, महिला हो, दिव्यांग हो, है ना, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, ओबीसी हो, एससी हो, तमाम लोग हैं। और महिलाओं में आप, अरे इस समाज की 50% आबादी इसके दायरे में है। आप दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जिसको लेकर के लोग, है ना, उनकी उनकी बॉडी को लेकर के बॉडी शेविंग करते हैं, अलग अलग हाँ, बातें करते जैसे हैं। देखिए, आपने जी। बता दिया कि 10 लोग होंगे, 10 लोगों में कौन कौन लोग होंगे। मतलब मोर देन 60% जो इसमें होंगे, अप्रोक्स मोर देन 50% जो सेवेंटी लोग हैं। परसेंट हाँ, 70% मान लिया, 60% मान के चलते हैं। मान लीजिए कि बाकी लोगों में और लोग आ सकते हैं, एस टी ओबीसी के। मोर देन 70% लोग जहां अग्र जातियों के होंगे, उस कमिटी पे ऊपर कास्ट को भरोसा क्यों नहीं है? क्या वो उसके साथ अन्याय होने देगी? जो बच्चा सही होगा उसके साथ, क्योंकि जो भी बच्चा शिकायत करेगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उसको कोई तो प्रूफ दिखाएगा ना। बिना प्रूफ के तो ऐसे कह देने से तो हो नहीं जाता। क्योंकि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तमाम मीम्स चल रहे हैं, जिसमें एक तो मैं कल देख रहा था कि एक दिखाया गया था कि एससी कम्युनिटी की लड़की है,
और अपर कास्ट का लड़के प्रपोज करती है, वो डिनाई करता है तो वो कहती है कि मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लगा दूंगी। तो इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है एस सी एस टी ओबीसी का और आरक्षित वर्ग के बच्चों का, कि इस तरीके से वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने वाले ज्यादातर मामले जो हैं वो अपर कास्ट की तरफ से होते हैं। और जो भुक्तभोगी, कितने कितने अपर कास्ट के लोगों ने सुसाइड कर लिया यूनिवर्सिटीज के भीतर। किसी को नहीं करना चाहिए, ना अपर कास्ट के बच्चों को करना चाहिए, ना एस टी ओबीसी को करना चाहिए। लेकिन जातिवाद की वजह से जो आत्महत्या करने वाले बच्चे हैं, डिप्रेशन में जाने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चे हैं, वो तो सारे एस सी ओबीसी के ही आते हैं ना। बावजूद जो मैं सवाल पूछ रहा था कि 70% जहां पे अगर जातियों के लोग होंगे कमेटी में, उस पर भरोसा क्यों नहीं है इस वर्ग का? नहीं देखिए, आपकी नीयत में खोट है ना। आपको जातीय भेदभाव करना है, आपको जातीय उत्पीड़न करना है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये चूंकि आपको एक धार्मिक आधार पर एक आपको सर्वोच्चता जो मिली है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने उस जाति में पैदा होने के लिए कोई परीक्षा दी हो, आपसे जन्म के आधार पर पैदा हो रहे हैं ना। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि धर्म एक कमीज है जिसको व्यक्ति जब चाहे तब बदल सकता है, लेकिन भारत में जाति मनुष्य के शरीर से चिपकी हुई खाल की तरीके से है, जो जन्म से उसके साथ पैदा होती है और पूरे जन्म जीवन भर उसके साथ वही चिपकी रहती है। मृत्यु के बाद ही जब उसका शरीर जलता है तभी ये जातीय खाल उसके पीछा छोड़ती है। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, ये इतना सामान्य मामला नहीं है। 2014 में एक बच्चा है बॉम्बे IITs में, और बॉम्बे IITs को यह माना जाता है कि IITs में सबसे टॉप पे होकर अगर कोई संस्थान है तो मुंबई IIT है। उस मुंबई IIT में 2014 में होता क्या है कि अंकित अंबोले एक छात्र होता है, और वो छात्र जो है बाकायदा उसको मजबूर कर दिया जाता है, उसको इतना उसका हरासमेंट किया जाता है कि बच्चे को आत्महत्या करने जैसा घातक कदम उठाना पड़ता है। उस बच्चे को लेकर के IIT मुंबई में एक अंबेडकर फूले पेरियार जो है संस्थान है, वहां पे अंबेडकर पेरियार फूले अध्ययन मंडल है। उस अध्ययन मंडल में जाकर के जब ये तमाम लोगों के सभा, तो IIT मुंबई को SC ST सेल बनाने में, एक IIT को एक SC ST सेल बनाने में 7 साल लगे। उस बच्चे को आज भी न्याय की प्रत्याशा है। ये हमारी मानवता है। हम ये बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, और जाति को लेकर के उत्पीड़न होता है। निश्चित रूप से तमाम लोगों को इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी बात, वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत झूठी होगी। शिकायत अगर झूठी होगी उसके लिए प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बाकायदा अगर ये शिकायत आती है तो उस व्यक्ति के पास ये अपॉर्चुनिटी है। एक इसमें लोकपाल, एक इसमें न्याय मित्र भी है, जो अपनी कहना से कानून जो पृष्ठभूमि के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, और उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए वो व्यक्ति पैसा नहीं देगा, बाकायदा संस्थान पैसा देगा। और उसके लिए आप एक बात बताइए, इस एक्ट के बनने से क्या इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर ताले लग गए? क्या इस देश के थानों के ऊपर ताले लग गए? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत हुई है तो न्याय व्यवस्था का रास्ता है ना, उस व्यक्ति के खिलाफ वो बाकायदा, अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत हुई है तो इस देश में अभी न्याय है ना, न्याय व्यवस्था है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आप नहीं चाहते कि जो वर्ग है जो पढ़ाई के आधार पर इस देश की व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने से आप रोकना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, उनके जो राइट्स है। आज आपको आर्टिकल 14 याद आ रहा है, आज आपको आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, आज आपको आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, आज संविधान की बात करते हैं, आज इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन जब इक्वलिटी देने की बात आती है तब आप सड़ी गली धार्मिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो ये मेरा मानना यह है कि अब जो तमाम दलित समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानना चाहिए, इसको पहचानना चाहिए कि है क्या। 15-16 पेज का ये एक्ट है, कुछ चीजें हम अभी शेयर भी कर लेंगे। जी सर। तो सतीश जी, कुल मिला के इस बारे में आपकी क्या अपील होगी, चाहे वो SC ST OBC समाज हो या फिर जो अगली जातियां हो उनसे? क्योंकि समाज है, समाज में सबको साथ रहना है, मिलजुल के साथ रहना है, समाज के भीतर भी, यूनिवर्सिटी के भीतर भी। देखिए, आपको भेदभाव मिटाना है और इंस्टीट्यूशन के अंदर समानता का एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। मुझे लगता है कि किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कैसे करेगा? चलो, एक अगर शिकायत को हो, अब ये कहते हैं कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है।
56,000 मामले सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 90% मामले जो है कहीं ना कहीं वो झूठे पाए जाते हैं। तभी आपने सोचा कि मुकदमे झूठे क्यों होते हैं? जिन लोगों के ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी है उनसे सवाल पूछो कि आज भी आजाद भारत में अगर अनुसूचित जाति जाति का SC/ST एक्ट का कोई मुकदमा होता है तो आईओ का व्यवहार क्या रहता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका व्यवहार क्या रहता है? आप पहले से ये मान लेते हैं कि SC/ST एक्ट के अंदर जो मुकदमा दर्ज होगा वो कहीं ना कहीं झूठा होगा। ऐसी इसी बातों को लेकर के कि शिकायत जो होगी क्या झूठ है, क्या जातिवाद झूठ है, क्या भारत में जाति डिस्क्रिमिनेशन झूठ है? ये सच्चाई है भारत की। और मेरा मानना यह है कि जितना हम इस जातीय देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं कि गंदगी को गंदगी से नहीं मिटा सकते। जी गंदगी को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ सोच की आवश्यकता है। आज जी तमाम इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी जातिवादी व्यवस्थाओं से लेकर के आप उनसे कैसे विश्वास करेंगे? जी जी एक टीचर है, टीचर की कोई जाति नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। हम किसी भी शिक्षक के पास जाते हैं तो इस उम्मीद में जाते हैं कि वहां हमको ज्ञान भी मिलेगा, उनसे सम्मान भी मिलेगा, उनसे बातें भी मिलेगी, उनसे हमको जीवन में चलने का एक नया रास्ता भी मिलेगा। लेकिन इस तरह का जो उन्माद फैलाया जा रहा है, ये लोग है कि जो इस देश की हर व्यवस्था में भेदभाव को मिटाना नहीं चाहते, भेदभाव को बना के रखना चाहते हैं। जी जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर दाढ़ी में तिनका नहीं है, कहते हैं ना, अगर मन में कोई गलत भावना नहीं है तो विरोध। अगर किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को, अगली जातियां हो, पिछड़ी जातियां, कोई भी हो, अगर यूनिवर्सिटी के भीतर वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको विरोध क्यों करना चाहिए? कि आज के वक्त में जब तमाम तमाम ये जो आंकड़े हैं वो साफ साफ बताते हैं कि SC/ST के साथ भेदभाव होता है, तो आखिर उसके पक्ष में साथ आके अगली जातियां क्यों नहीं खड़ी होती हैं? जो बच्चे हैं, हर चीज के बाद भी सही और गलत होता है। सब जो गलत है वो सबके लिए गलत है, सही है वो सबके लिए सही है। तो जब इस तरीके के जातिवाद होते हैं, खबरें आती हैं, तो हम ऐसा समाज क्यों नहीं बनाते हैं कि जो अपर कास्ट है उसके भीतर से भी आवाज आए कि SC/ST के साथ गलत हुआ है? क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सतीश जी, आखिरी कमेंट आप करिए, फिर हम इसको। नहीं, देखिए देखिए देखिए, कहीं ना कहीं माहौल को गरमाया जा रहा है। 2012 का जो रेगुलेशन है उसमें तमाम संस्थानों में SC/ST सेल बने हुए थे। ये दुर्भाग्य रहा कि वो बने तो उनका कमरा कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी की जगह रखा जाता है, ये मान लेते हैं कहीं ऐसे ऐसे ऐसी जगह लगाएंगे आप उसको जिसका ताला हमेशा बंद रहता है। और क्या हुआ, अगर SC/ST सेल का जो हेड है वो अनुसूचित जाति का था उसमें कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति का ही व्यक्ति होगा, इतना सब कितने लोगों को जेल में, कितने लोगों को फांसी पे लटकाया, कितने लोगों को जेल होगी, कितने लोगों का करियर खराब हो गया। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं वही भाग के 3 पात है। जब तक आपकी सोच में जातिवादी व्यवस्था रहेगी, मेरा मानना यह है कि ये अच्छा कदम है सरकार का, ये अच्छा कदम है, बेहतर कदम है और संस्थानों का माहौल सुधरना चाहिए। जी बिल्कुल। और सरकार ने, UGC ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया होगा, जो इतिहास है पीछे उसको देखते हुए बनाया होगा। निश्चित तौर पे इसकी सराहना की जानी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।